देखिए, पहले चरण के चुनाव में 13 दिन का वक्त बचा है और मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी और राजस्थान में रैलियां करने वाले हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के दूसरे दिग्गज भी आज तमाम रैलियां करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11:30 पर सहारनपुर में जनसभा करेंगे। सहारनपुर में पीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी समेत दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे पीएम मोदी राजस्थान के पुष्कर में जनसभा करेंगे। शाम 5:15 पर पीएम यूपी के गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। ये रोड शो मालीवाड़ा चौक से शुरू होकर चौधरी मोड़ तक जाएगा। पीएम मोदी के अलावा आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रण में उतरेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह सहारनपुर में पीएम योगी के साथ जनसभा करने के बाद दोपहर 1:10 पर बिजनौर के चांदपुर में प्रचार करेंगे। दोपहर 3 बजे योगी आदित्यनाथ बिजनौर के नगीना में भी सभा करेंगे। नगीना सीट से भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह आज दोपहर 12:30 पर सिंगरौली और शाम 4 बजे सीधी में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी है। ऐसे में कई जगह रैली होने वाली है। जयपुर और तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में कांग्रेस की रैली है। जयपुर की रैली में सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज भी शामिल होंगे। मिशन 2024 में कांग्रेस आज से धुआंधार प्रचार की शुरुआत कर रही है। प्रचार की कमान सोनिया गांधी ने संभाली है। आज जयपुर में सोनिया गांधी की रैली है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में रैली हो रही है। सुबह 11 बजे रैली की शुरुआत होगी। इस रैली के जरिए कांग्रेस राजस्थान में अपना दम दिखाएगी। रैली में सोनिया गांधी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत राजस्थान के दिग्गज नेता शामिल होंगे। राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। जयपुर रैली के जरिए कांग्रेस जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, दौसा, अलवर और अजमेर लोकसभा सीटों पर समीकरण साधने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी आज तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के तुकगुड्डा में रैली करेंगे। राहुल शाम 6:45 पर तुकगुड्डा पहुंचेंगे। शाम 7:30 बजे राहुल रैली को संबोधित करेंगे। रैली में राहुल गांधी के साथ तेलंगाना के कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। इधर कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ अपने ही गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा में गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले दीपक सक्सेना कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और आज मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी प्रचार करने छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। अपने गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ घिरते नजर आ रहे हैं। कमलनाथ के बेहद करीबी और समर्थक दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दीपक सक्सेना को बीजेपी में शामिल कराया। जो परिस्थितियां, जो संचालन है वो अव्यवस्थित चल रहा है, तो हमारे जो जिले के विकास कमलनाथ जी के अधूरे काम रह गए हैं वो भाजपा की सरकार से हम लोग पूरे कराए। कमलनाथ जी का हमेशा उनके सम्मान और इज्जत करते रहूंगा। आज पूरी दुनिया मोदी जी की ओर देख रही है और हम सब उनके 400 पार के सपने को साकार होते हुए देखना चाहते हैं, उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं और नकुल नाथ जी की लीडरशिप किसी को भी स्वीकार नहीं है। दीपक सक्सेना के बीजेपी में शामिल होने की खबर मिलते ही कमलनाथ के घर उनके समर्थक जुटने लगे। कमलनाथ के समर्थकों ने नारेबाजी की। ये बड़े बड़े नेता जाएंगे तो ये गद्दारी करेंगे, पर आम जनता के साथ गद्दारी हम नहीं करेंगे। आज सीएम मोहन यादव भी प्रचार करने छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। दीपक जी का आना, क्या दिवाली, क्या होली, क्या शिवरात्रि, सबका मजा आ रहा। दीपक का आना अंधेरे के जाने के समान है। बीजेपी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसको लेकर देश भर में कई कार्यक्रम के आयोजन का ऐलान किया गया है। आज स्थापना दिवस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी वोटर से कनेक्ट करेगी। देश भर में कार्यक्रम के साथ ही लोगों को बीजेपी में शामिल भी कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी ने आज अपना स्थापना दिवस जोर शोर से मनाने का ऐलान किया। इस बार स्थापना दिवस कार्यक्रम देश के सभी बूथों पर मनाया जाएगा। स्थापना दिवस के मौके पर देश के 10 लाख बूथों पर कार्यक्रम होंगे। बूथ लेवल पर लाभार्थियों से मिलेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। हर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा या बाइक रैली निकाली जाएगी। सभी बीजेपी कार्यालयों पर पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुबह 10:15 बजे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी झंडा फहराएंगे।
मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी ने हर बूथ पर दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के 60,000 बूथ पर ये कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराने का कार्यक्रम शुरू होगा। इस कार्यक्रम में बीजेपी के पदाधिकारी शामिल होंगे। इधर बिहार में विपक्षी महागठबंधन का विकास हुआ है। दरअसल देखिए, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई है और खुद मुकेश सहनी ने पटना में इसका ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले बिहार की सियासत से बड़ी खबर आई है। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। पटना में तेजस्वी से मुलाकात के बाद मुकेश सहनी गठबंधन में शामिल हो गए। जो लोग कल्पना कर रहे हैं, जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल छटाने का काम करें। नई सरकार बनेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो वो सरकार में हमारी ताकत होगा और वहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि आरक्षण हो। और राहुल गांधी जी का भी एजेंडा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या है उतने उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। महागठबंधन में आरजेडी ने मुकेश सहनी को अपने कोटे से 3 सीटें दी हैं। सहनी की पार्टी मोतिहारी, गोपालगंज, झांझरपुर की सीट पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए का कहना है कि सहनी के महागठबंधन में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आ भी जाए महागठबंधन में तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार बिहार में एनडीए जीतेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क अगर पड़ने वाला रहता तो वो तो यहाँ भी आना चाह रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही ओवैसी का कहना है कि अगर बीजेपी को हराना है तो इन सीटों पर इंडिया गठबंधन को अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। महागठबंधन से बात नहीं बनने पर ओवैसी की पार्टी ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने के लिए ऐलान कर दिया है। फिलहाल ओवैसी की पार्टी ने 13 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। ओवैसी की पार्टी किशनगंज, अररिया, काराकाट, दरभंगा, उजियारपुर, मधुबनी, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर सीट से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने जिन सीटों का ऐलान किया वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। सिर्फ सेकंड फेज में जो हमने 3-4 सीटों का ऐलान किया था उसमें सिर्फ हम 1 सीट पर लड़े हैं। बाकी जो 4th, 5th, 6th चरण में होना है वो हमारे कैंडिडेट खड़े रहेंगे वहाँ। इन 8 सीटों के अलावा जल्द ही एआईएमआईएम बाकी की सीटों का भी ऐलान करेगी। एआईएमआईएम ने कहा कि बिहार में बीजेपी को रोकना है तो जिन सीटों पर उसके दावेदार हैं वहां इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। वाकईतन अगर मोदी विरोधी आप हैं, अगर वाकईतन सांप्रदायिक शक्तियों को आप शिकस्त देना चाहते हैं तो मेरे नुमाइंदे जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं कृपया कम से कम वहाँ आप न लड़ाएं, तब हम आपको मानेंगे। इधर मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार है मीरा यादव, उनका नामांकन रद्द हो गया है। दरअसल सीट शेयरिंग के तहत जो ये सीट है ये महागठबंधन में समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई थी। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर अब इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार नहीं है। खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का पर्चा रद्द हो गया। चुनाव अधिकारी ने नामांकन फॉर्म पर साइन नहीं होने और पुरानी नामावली के कारण मीरा यादव का पर्चा रद्द कर दिया। उसको ओके किया गया। अब उसमें 2 कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और 2 जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह 1 जगह दस्तखत किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सवाल उठाए। अखिलेश ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। वहीं बीजेपी कह रही है निर्वाचन अधिकारी ने नियम के मुताबिक ये काम किया है। निर्वाचन अधिकारी निष्पक्ष रूप से इस पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं। मुझे इस पर कुछ बोलना उचित नहीं लगता है। ये बेहतर होगा कि जिन जिन प्रत्याशियों की पार्टियों ने निर्णय किया, खजुराहो में लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस ने पहले अपना दावा छोड़ा, बाद में प्रत्याशी बदला, तो ऐसा लगता है कि सामने वाली पार्टी लड़ना ही नहीं चाहती। खजुराहो सीट से मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा सीट पर जब सपा उम्मीदवार दानिश अली वोट मांगने पहुंचे तो उन्हें काफी हंगामा देखने को मिला। उनकी गाड़ी को घेर लिया गया और साथ ही लोगों ने काफी विरोध प्रदर्शन भी किया। ये हंगामा अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली के विरोध में हो रहा है। अलविदा जुमा के दौरान दानिश अली नौगावा सादात इलाके में वोट मांगने पहुंचे थे। इस दौरान चंद लोगों ने दानिश अली की कार को घेर लिया। पहले नाराज लोगों ने हंगामा किया, फिर एक शख्स दानिश अली की कार के बोनट पर चढ़ गया। इस दौरान दानिश अली अपनी कार में बैठे रहे। इस दौरान कुछ लोगों को हंगामा कर रहे लोगों को समझाते हुए भी देखा गया।
हंगामा कर रहे लोगों की शिकायत थी कि दानिश अली ने पिछले 5 साल में इलाके में कोई काम नहीं कराया। 2019 में दानिश अली बीएसपी के सिंबल से अमरोहा से सांसद बने थे। इस विरोध और हंगामे के बाद भी दानिश को भरोसा है कि अमरोहा में एक बार फिर उन्हें जीत मिलेगी। बहुत अच्छा फीडबैक है, जनता ने इंतजार कर रही है। मेरा चुनाव सेकंड फेज में है, बेसब्री से जनता इंतजार कर रही है कब 26 अप्रैल का दिन आए और हम भाजपा के कुशासन से निजात पाएं। इधर हरियाणा के हिसार में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ा और किसानों ने उनके काफिले को रोका, जमकर हंगामा किया, जिसके बाद वो वापस लौट गए। चंद दिन पहले तक हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला हिसार के नारनौंद पहुंचे थे। यहाँ बीच रास्ते में किसानों ने दुष्यंत का काफिला रोक लिया। पहले दुष्यंत को काले झंडे दिखाए गए, फिर सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। किसानों के प्रदर्शन को देख दुष्यंत खुद गाड़ी से निकले। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हंगामा नहीं थमा। किसान आंदोलन के दौरान दुष्यंत की चुप्पी से नाराज किसान लगातार नारेबाजी और हंगामा करते रहे। आखिरकार दुष्यंत चौटाला अपनी गाड़ी में बैठकर वापस लौट गए। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि आंदोलन के दौरान किसानों की मौत पर दुष्यंत ने कुछ नहीं बोला था। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के करीबी और 4 बार कांग्रेस विधायक रहे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दीपक सक्सेना से पहले छिंदवाड़ा से पूर्व विधायक, मेयर समेत करीब 6000 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लिहाजा छिंदवाड़ा का गढ़ बचाने में जुटी कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, ये वो सीट है जो बीजेपी के आंखों की किरकिरी बनी हुई है। 2014 और 2019 के चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा बीजेपी इस बार हर हाल में इस सीट पर जीत हासिल करना चाहती है। क्या है बीजेपी की रणनीति में, आइए हम आपको बताएं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पिछले 2 चुनाव के आंकड़े। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें हैं 29। 2024 में बीजेपी गुना और छिंदवाड़ा हार गई, जबकि 2019 में बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड सुधारा, 28 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन छिंदवाड़ा फिर भी हाथ नहीं आया। सिर्फ पिछले 2 चुनाव का ही नहीं, बल्कि 1980 से लेकर अब तक के आंकड़े बीजेपी के पक्ष में नहीं जाते हैं। लिहाजा उसके लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि पिछले 44 साल में एक उपचुनाव को छोड़कर बीजेपी कभी ये सीट नहीं जीत पाई। 1980 से छिंदवाड़ा में कमलनाथ का एक छत्र राज कायम है। 1980 से 96 तक कमलनाथ सांसद चुने गए। 1996 में उनकी पत्नी अलका नाथ सांसद चुनी गई। 1997 में हुआ उपचुनाव बीजेपी के सुंदरलाल पटवा जीतते हैं। उसके बाद 1998 से 2019 तक फिर कमलनाथ लगातार सांसद रहे। 2018 में मध्य प्रदेश के सीएम बनने के बाद इस सीट से 2019 में उनके बेटे नकुल नाथ सांसद चुने गए। यानी साफ है, मध्य प्रदेश के मिशन 29 को पूरा करने के लिए बीजेपी को छिंदवाड़ा में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी और इसके लिए बीजेपी ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा में इस बार कांग्रेस ने मौजूदा सांसद और कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ, तो बीजेपी ने विवेक साहू बंटी को मैदान में उतारा है। कहते हैं कि अगर दुश्मन मजबूत है तो उसे सीधे हराने में मुश्किलें आए, तो उसके सिपह सलारों को अपने पाले में कर लो, ताकि दुश्मन इतना कमजोर हो जाए कि उसे आसानी से मात दी जाए। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ फतेह करने के लिए बीजेपी इसी रणनीति पर चल रही है। बीजेपी लगातार छिंदवाड़ा में सेंधमारी कर रही है। कमल के करीबी और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए। दीपक सक्सेना ने भोपाल में सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। हम ये मान के चल रहे हैं कि दीपक जी का आना, क्या दिवाली, क्या होली, क्या शिवरात्रि, सबका मजा आ रहा है। और दीपक जहाँ जलता है अंधेरा वहां से जाता कि नहीं जाता। दीपक का आना अंधेरे के जाने के समान है। दीपक सक्सेना सिर्फ कमलनाथ के सहयोगी ही नहीं, बल्कि उनके अच्छे मित्र भी थे।
छिंदवाड़ा में वो कमलनाथ के हनुमान के तौर पर जाने जाते थे। दोनों की राजनीतिक सफर की बात करें तो 45 साल का पुराना साथ था। ये रिश्ता उनके बीजेपी में शामिल होने के साथ टूट गया। दीपक सक्सेना कह रहे हैं कि वो बीजेपी की नीतियों और पीएम मोदी के काम से, अमित शाह और मोहन यादव के साथ काम और विकास से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। दीपक सक्सेना ने भले ही बीजेपी का दामन थाम लिया हो, लेकिन जिस कमलनाथ के साथ वो 45 सालों से जुड़े रहे, उनके लिए सम्मान में अभी कोई कमी नहीं आई है। दीपक सक्सेना कांग्रेस के पुराने सिपाही रहे हैं। वो कमलनाथ से भी पहले से राजनीति में हैं। कमलनाथ के छिंदवाड़ा आने से पहले दीपक सक्सेना राजनीति में आ चुके थे। सियासी करियर की शुरुआत 1970 में की। रोहाना गांव के पंच बने। 1975 से 80 तक रोहाना गांव के सरपंच रहे। 1989 में छिंदवाड़ा आए, कमलनाथ से मुलाकात हुई। 1984 में सुंदरलाल जायसवाल को हटाकर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। 20 साल तक लगातार अध्यक्ष बने रहे। 1990 से 2018 तक छिंदवाड़ा विधानसभा चुनाव लड़े। 1993, 1998, 2008, 2018 में छिंदवाड़ा से लगातार 4 बार विधायक चुने गए। मध्य प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। 2018 में दीपक ने कमलनाथ के लिए अपनी सीट छोड़ दी। उनके बेटे अजय सक्सेना भी सियासत में पिता की ही तरह सक्रिय रहे, लेकिन बीजेपी के मिशन छिंदवाड़ा में वो शामिल हो गए। इसी 21 मार्च को वो बीजेपी में शामिल हुए थे। हम खुद सच्चाई का साथ देने के लिए आज आए हैं। पिछले 6 सालों में विशेषकर छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस, जो नई कांग्रेस है, जो नकुल नाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, वो दिशाहीन हो चुकी है। कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है, असंतोष है। कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। कमलनाथ जी ने 45 सालों में अपनी टीम बनाई, सभी स्तंभ खड़े करे। आज नकुल नाथ उस टीम को खत्म करने के लिए खुद ही आतुर हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस में मची भगदड़ से बीजेपी प्रत्याशी में खुशी की लहर है। उन्हें जीत की उम्मीद बढ़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से नकुल नाथ जी ने छिंदवाड़े के आदिवासी वर्ग को अपमानित किया है, पूरे छिंदवाड़े के आदिवासी का गुस्सा अब नकुल नाथ जी के प्रति है। आदिवासियों को अपमान करना नहीं भूल रहे हैं, तो इस बार आदिवासी भाई उसका जवाब देंगे। कांग्रेस जो चुनाव लड़ती है धन बल के दम पर, अभी भी वो लोग अपने लोगों के बीच में कहते हैं कि हम 300 करोड़ रुपए का चुनाव लड़ेंगे। जनता ने तय कर ली है कि छिंदवाड़े की माटी के लाल को जितवाना है, और इस बार जनता ने तय करी है मोदी जी को जितवाना है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस छोड़ने वाले दीपक और अजय सक्सेना ही नहीं है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह, मेयर विक्रम आहाके भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। चौराई विधानसभा सीट से पूर्व विधायक गंभीर सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीताराम डहेरिया, पूर्व प्रदेश महासचिव अजय ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप घाटोड़े सहित कई बड़े नेता और 6000 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। छिंदवाड़ा में सेंधमारी के बाद बीजेपी का जोश हाई है। सीएम मोहन यादव आज छिंदवाड़ा में रोड शो प्रचार करेंगे। बस इंतजार है 4 जून का। देखते हैं कि इस बार बीजेपी कमलनाथ का किला ढहा कर वहां कमल खिला पाती है या नहीं। कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी वाला अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने पिछली बार की तरह इस बार भी घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं, मजदूरों और युवाओं की बात की है। 30 लाख सरकारी नौकरी देने समेत कई लोक लुभावन वादे भी किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है पुरानी पेंशन योजना का जिक्र न होना, जिसकी बदौलत पार्टी कर्नाटक और हिमाचल में सत्ता में आई थी। अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को कांग्रेस ने शामिल ही नहीं किया है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी घमासान में भले ही कांग्रेस थोड़ी पीछे है, न कोई बड़ी चुनावी रैली, न कोई रोड शो, यानी धीमी गति से ही, लेकिन चुनावी जोर आजमाइश में वो पीछे नहीं रहना चाहती। पार्टी ने आम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस बार न्याय पत्र नाम दिया गया है, जिसके जरिए कांग्रेस ने 5 न्याय 25 गारंटी का ऐलान किया। 48 पन्ने वाले न्याय पत्र में दर्ज वादों के मुताबिक सरकार बनने पर पार्टी जाति जनगणना करवाएगी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सभी वर्गों को शामिल करेगी, आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी, 25 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए कैशलेस बीमा देगी, केंद्र सरकार में खाली 30 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा, 25 साल के युवाओं को ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए देंगे, सेना में अग्निपथ योजना बंद होगी, पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट और मुआवजा देंगे, गरीब परिवार की बुजुर्ग महिलाओं पुरुषों को 1 लाख सालाना देंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक एमएसपी पर कानूनी गारंटी, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, विधवाओं को हर महीने 1000 रुपए पेंशन,
400 रुपए न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देने का वादा किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी पिछले 10 साल के शासनकाल में कई घोटाले होते हैं। अगर उनकी सरकार बनती है तो बीजेपी में शामिल लोगों के भ्रष्टाचार की जांच होगी। रफाल सौदा, पेगासस मामला, पीएम केयर फंड, चुनावी बॉन्ड और नोटबंदी की जांच होगी। इसके साथ ही पार्टी ने ऐलान किया कि उसकी सरकार बनी तो एक देश एक चुनाव लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। कांग्रेस ने मॉब लिंचिंग, फर्जी एनकाउंटर, बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का भी वादा किया है। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस और सीएए का जिक्र नहीं है। कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है। दिल्ली में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ तो राजस्थान के चूरू पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। बीजेपी की नजर भी घोषणा पत्र पर थी। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसकी फोटो पर सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो जल प्रबंधन की फोटो लगी है वो अमेरिका के बफेलो नदी की है। इसके अलावा एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस को लेकर के जो फोटो लगाई गई वो थाईलैंड की है। उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए। इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का थाईलैंड के। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। पार्टी ने जिन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है उन्हीं में से एक है ओल्ड पेंशन स्कीम। कांग्रेस ने हिमाचल के चुनाव में इसे तूल दिया। कांग्रेस की जीत में इसका बड़ा योगदान रहा, लेकिन 24 के घोषणा पत्र में इसका जिक्र ही नहीं है। इस तरह से कांग्रेस ने 2019 में मुफ्त इलाज का वादा किया था, वो भी कांग्रेस के घोषणा पत्र से गायब है। इसी तरीके से कांग्रेस ने कई मुद्दों में बदलाव किया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने इस बार 30 लाख खाली पदों को भरने का वादा किया, जबकि पिछली बार ये आंकड़ा 34 लाख का था। इस बार कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून का वादा किया, जो पिछली बार कर्ज माफी के साथ कर्ज मुक्ति की बात कही गई थी। महिलाओं के लिए इस बार सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का वादा किया गया है, जबकि पिछली बार संसद में 33% आरक्षण का वादा था। रक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस ने इस बार अग्निपथ स्कीम को खत्म करने का वादा किया है, जबकि पिछली बार बजट बढ़ाने की बात कही गई थी। सवाल और कई भी उठ रहे हैं, लेकिन उनसे बेखबर पार्टी आज से प्रचार पर फोकस करने जा रही है। पार्टी के आला नेता इस प्रचार में शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में पार्टी की रैली होगी, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट शामिल होंगे। तो शाम 7:30 बजे राहुल गांधी तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के तुटुकगुड़ा में घोषणा पत्र संबंधित जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जयपुर में होने वाली रैली कांग्रेस के आला नेताओं की पहली चुनावी रैली होगी।